नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 to 15 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन इज ए मिथाइलअमीन, बी डाइमिथाइलअमीन, सी ट्राइमिथाइलअमीन, डी एनिलीन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। जो आपका जनरल ऑर्डर होता है एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ का, वो आपका होता है सबसे पहले एलिफेटिक अमीन्स आते हैं, एलिफेटिक अमीन्स, इसके बाद अमोनिया, एंड इसके बाद एरोमेटिक अमीन्स, एरोमेटिक अमीन्स। तो ये आपका जो है बेसिसिटी का ऑर्डर हो गया। अगर हम बात करेंगे, अगर इसी ऑर्डर को हम फॉलो करें तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा वो आपका एलिफेटिक अमीन्स होंगे। एलिफेटिक अमीन्स में भी कौन से आपके अमीन्स ज़्यादा बेसिक होंगे वो डिपेंड करेगा प्लस आई इफेक्ट के ऊपर। जिसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा उसकी आपकी बेसिसिटी भी ज़्यादा होगी। एक्वस सॉल्यूशन मीडियम में जो बेसिक होगा वो प्लस आई इफेक्ट अल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन पंप करेगा नाइट्रोजन एटम के ऊपर। लेकिन इसके साथ साथ सॉल्वेशन ऑफ अल्काइल अमोनिया आयन पर भी ये चीज़ डिपेंड करेगी। जो अल्काइल अमोनियम आयन है, अल्काइल अमोनियम आयन है, इसके सॉल्वेशन पर भी जो है ये आपकी डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, इस केस में आपका हो जाएगा डाइमिथाइल अमीन करेक्ट। सॉल्वेशन जो होगा अल्काइल अमोनियम आयन का, वो आपका जो ऑर्डर फॉलो करता है वो होता है 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। इस वजह से डाइमिथाइल अमीन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डाइमिथाइल अमीन को अगर हम देखेंगे तो डाइमिथाइल अमीन ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में हम बी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय ऑप्शन ए इथेनॉल, ऑप्शन बी इथेनॉल, ऑप्शन सी पेंटेन 2 ओन, ऑप्शन डी पेंटेन 3 ओन। आइडोफॉर्म टेस्ट की अब हम बात करेंगे। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। अगर हम बात करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट की, तो आइडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है? आइडोफॉर्म टेस्ट ऐसे कंपाउंड के द्वारा दिया जाता है जिनके पास या तो CH3CO ये ग्रुप प्रेजेंट हो, या फिर CH3 यहाँ पर CHOH ग्रुप प्रेजेंट हो। ये 2 ग्रुप जिसके पास प्रेजेंट होते हैं वही आपका आइडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पर देता है। अगर हम बात करेंगे पेन टू ओन की, तो पेन टू ओन का आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा CH3CHO एंड साथ ही साथ C2H5OH एंड इसके साथ 2 पेंटेनोन या फिर पेंटओन, पेन टू ओन। ये जो तीनों हैं इनमें ये ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, तो इस वजह से ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट को देंगे। यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये आपका प्रेजेंट नहीं होगा 3 पेंटेनोन में, 3 पेंटेनोन में प्रेजेंट नहीं होगा, तो इस वजह से वो टेस्ट नहीं देगा। अगर 3 पेंटेनोन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये हो जाएगा CH3CH2CO CH2CH3। तो यहाँ पर ये ग्रुप दोनों प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो पेंट 3 ओन आपका ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स एलिमेंट्स
द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर शोन बाय ए स्कैंडियम, बी क्रोमियम, सी मैग्नीशियम, डी आयरन। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करेगा। तो आइए इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 इस केस में। अगर हम बात करेंगे तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इन सारे एलिमेंट्स में से जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो होगा आपका मैग्नीज। मैग्नीज जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो होते हैं +2, +3, +4, +5, +6, +7। इसका जो कन्फिग्रेशन बनता है आउटर मोस्ट का वो बनता है 3d5 4s2 का। अगर हम क्रोमियम की बात करेंगे तो क्रोमियम आपका ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2, +3, +4, +5, +6। आयरन की बात करेंगे तो आयरन आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है वो होते हैं +2 एंड +3। एंड इसके अलावा आपका जो टाइटेनियम शो करता है वो करता है +2, +3 एंड +4 का। तो आंसर इस केस में आपका हो जाएगा मैग्नीज यानी कि Mn। ऑप्शन हम टिक कर देंगे यहां पर। मैग्नीज आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इस केस में आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हार्डनिंग ऑफ लेदर इन टैनिंग इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन। जो आपका हार्डनिंग होती है लेदर की टैनिंग इंडस्ट्री में वो आपकी बेस्ड होती है म्यूचुअल कोगुलेशन पर, यानी कि इस केस में आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम टैनिंग की बात करते हैं तो टैनिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें केमिकल यूज होता है टैनिन। टैनिन जो केमिकल यूज होता है वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं और लेदर आपका पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होता है। लेदर को टैनिन के अंदर हम सोक करके रखते हैं, चार्ज डिफरेंस की वजह से इनके अंदर कोगुलेशन अकर हो जाता है एंड इसी वजह से यहाँ पर हार्डनिंग हो जाती है लेदर की। तो इस केस में आपका म्यूचुअल कोगुलेशन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। ये कंपाउंड आपको गिवन है, इसका आपको करेक्ट IUPAC नेम लिखना है। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। अगर IUPAC नेम की बात करेंगे तो ये आपका CH3 है, ये CH3, ये आपका COOH, CH2, CH3। नंबरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास नंबरिंग यहाँ से COOH से स्टार्ट होगी क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4। 2 पे 2 बार मिथाइल है तो नेम हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल। 4 कार्बन है तो ब्यूट एंड यहाँ पर CaOH का जो आपका सफिक्स बनेगा वो बनेगा ओइक एसिड यानी कि बिटनोइक एसिड हो जाएगा। 2,2 डाइमिथाइल बिटनोइक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस केस में आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। For question number 16 to 20, two statements are given, one labeled assertion and the other labeled reason. Select the correct answer to these questions from the codes 1, 2, 3, 4 as given below. 1. Both assertion and reason are correct statements and reason is correct explanation of the assertion. Second, both assertion and reason are correct statement but reason is not correct explanation of the assertion. Third, assertion is correct but reason is incorrect statement. And fourth, assertion is incorrect but reason is correct statement. Question number 16 है assertion. AU and AG are extracted by leaching their ores with dilute solution of NaCN. Reason, impurities associated with these ores dissolve in NaCN. तो ये हमारा पास असर्शन है, इसमें कह रहा है कि AU और AG के एक्सट्रैक्शन में हम लीचिंग करते हैं उनके ओर की डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCN के साथ। एंड रीज़न इसका बताया जा रहा है ताकि इम्प्योरिटी जो होती है इस ओर के अंदर वो डिज़ोल्व हो जाए NaCN में।
तो आइए इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा हमारा 16। अगर हम असर्शन की बात करेंगे कि AU एंड AG जो है वो लीचिंग के द्वारा एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं डाइल्यूट NaCN की, तो ये बात जो है बिल्कुल करेक्ट है। होता क्या है, कुछ इस टाइप से आपका रिएक्शन होता है। 4Ag प्लस 8 NaCN ये प्लस 2H2O प्लस O2 यहाँ पर एयर होगा, एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो इससे एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसका फॉर्मूला बनता है 4NaAgCN2। इसके साथ साथ जो है 4NaOH का फॉर्मेशन होता है। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये आपका जो है सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर देखेंगे सिल्वर ऑक्सीडाइज हो गई एंड उसके बाद वो कंबाइन हो गई Cn माइनस आयन के साथ, जिसकी वजह से यहां पर फॉर्मेशन हो गया NaAgCN2 का। यहां पर जो गैंग्यू पार्टिकल्स हैं वो जो है रिएक्शन में नहीं जाते एंड इसी वजह से वो फिल्टर कर दिए जाते हैं। तो उसके बाद जो जिंक होता है, जिंक Ag एंड Au के साथ जो है वो अगेन रिएक्शन करता है एंड उसके बाद वो उनका एक्सट्रैक्शन कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है असर्शन में कि वो लीचिंग के द्वारा और रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCN के साथ, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन जो रीजन इसका दिया गया है इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद दीज ओड्स डिसॉल्व इन NaCN, ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर इम्प्योरिटीज जो है डिसॉल्व नहीं करती, यहाँ पर आपका एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि Ag एंड Au ही डिसॉल्व कर जाते हैं NaCN के साथ। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा कि असर्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है इस केस में ये रीजन गलत है। तो इसके लिए जो कोड आपका बनेगा वो कोड बनेगा थर्ड वाला कोड आपका बनेगा। थर्ड वाला कोड है असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। असर्शन है FF बॉन्ड इन F2 मॉलिक्यूल इज वीक, रीजन F एटम इज स्मॉल इन साइज। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है असर्शन में कि फ्लोरीन बॉन्ड जो होता है फ्लोरीन मॉलिक्यूल में वीक होता है। इसका रीजन गिवन है क्योंकि जो फ्लोरीन का एटम होता है वो स्मॉल होता है साइज के अंदर। तो आइए इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। यहां पर हमें फ्लोरीन जो F2 मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड है ये वीक क्यों होता है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो F2 की होती है वो लो होती है एंड इसके पीछे जो रीजन होता है वो होता है लोन पेयर रिपल्सन। लोन पेयर रिपल्सन रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पर F2 जो होता है ये इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है एंड ये लोन पेयर रिपल्सन जो होता है ये ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से जो फ्लोरीन के एटम्स है वो पास आ जाते हैं। तो इस केस में जो फर्स्ट असर्शन है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है असर्शन की कि फ्लोरीन जो बॉन्ड होता है F2 मॉलिक्यूल में वीक होता है एंड अगर रीजन की बात की जाए कि फ्लोरीन एटम्स इज स्मॉल इन साइज तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। स्मॉल साइज होने की वजह से ही लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है एंड लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से ये जो हमारा F2 मॉलिक्यूल के अंदर FF बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। तो इस केस में हमारा जो कोड टिक होगा ये 1 हो जाएगा, फर्स्ट वाला कोड। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है असर्शन लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स एंड रीजन एम्बिडेंटेड लिगेंड्स लाइक NO2 has 2 different donor atoms, that is
नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 18 का असर्शन है कि जो लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है वो अराइज करता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एम्बीवाइडेंटेड लीजेंड्स की वजह से। इसका रीजन है कि एम्बीडेंटेड जो लिगेंड्स होते हैं जैसे कि NO2, उनके पास 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं, जैसे इस केस में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो आइए इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इस केस में हमारा जो असर्शन था वो था कि लिंकेज आइसोमेरिज्म जो होता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बीडेंटेड लिगेंड्स की वजह से जो है वो होता है। तो अगर हम लिंकेज आइसोमेर्स की बात करेंगे तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि लिंकेज जो आइसोमेरिज्म होती है वो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स की वजह से होती है। और अगर हम रीजन की इस केस में बात करेंगे, जो कि रीजन की स्टेटमेंट है कि वहां पर 2 डिफरेंट डोनर एटम्स प्रेजेंट होती है, तो ये बात भी बिल्कुल रीजन करेक्ट है कि 2 डिफरेंट यहां पर डिफरेंट डोनर एटम्स प्रेजेंट होने की वजह से ही ये हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं तो एग्जाम्पल में 2 डिफरेंट डोनर एटम्स के लिए एग्जाम्पल आपके बनते हैं। HCN का एग्जाम्पल बनता है एंड NO2 का एग्जाम्पल बनता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस केस में जो हमारा कोड बनेगा वो कोड होगा 1। बोथ रीजन एंड असर्शन स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन है सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड रीजन है सुक्रोज हैज ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। इसमें असर्शन गिवन है स्टेटमेंट में कि सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है एंड रीजन है इसका क्योंकि शुगर के अंदर हमारा ग्लाइकोसिटिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। आइए इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। अगर हम बात करेंगे सुक्रोज की, जो सुक्रोज होता है वो हमारा 2 मोनोसैकेराइड्स से मिलकर बनता है। एक होता है ग्लूकोज एंड दूसरा होता है फ्रक्टोज। इन दोनों से मिलकर हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये जो दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं ये दोनों आपस में जुड़ते हैं बाय हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिटिक लिंकेज जो होता है वो हमारा सुक्रोज के अंदर प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोसिटिक लिंकेज की वजह से जुड़ते हैं। अगर हम रिड्यूसिंग ग्रुप्स की बात की जाए यानी कि फ्री एल्डिहाइड या फिर जो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन में यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते। इसी वजह से हमारा जो सुक्रोज होता है वो एक तरीके का नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। इसलिए हमारा जो असर्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके साथ जो रीजन इसमें गिवन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो जो कोड इस केस में हमारा बनेगा वो कोड बन जाएगा 1। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन है द मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन H2 plus Br2 equals to 2HBr appears to be 2. Reason: 2 molecules of the reactants are involved in the given elementary reaction. इस केस में असर्शन है कि जो मॉलिक्यूलिटी है एक गिवन रिएक्शन की वो 2 होगी एंड रीजन है इसका क्योंकि यहाँ पर इस एलिमेंट्री रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्टेंट के इन्वॉल्व हो रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। ये रिएक्शन आपको गिवन है H2 plus Br2 एंड ये फॉर्मेशन करता है
2HBr का। इसकी जो मॉलिक्यूलिटी है वो 2 होगी। 2 क्यों होगी? 2 इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्टेंट के इन्वॉल्व हो रहे हैं इस एलिमेंट्री रिएक्शन में। लेकिन अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस केस में होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो इस केस में होगा 3/2। ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। तो इस केस में जो असर्शन की स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, जो रीज़न की स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, मगर रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो इस केस में जो हमारा कोड बन जाएगा वो बन जाएगा सेकंड, बोथ assertion and reason are correct but reason is not correct explanation of the assertion।